कहानी की शुरुआत में एक अमीर बुजुर्ग जोड़ा गाड़ी से एक सुनसान गांव के विला में पहुंचता है। वे यहाँ अपनी शादी की सालगिरह मनाने वाले हैं। इन दोनों के अलावा उनके 3 बेटे और एक बेटी भी आने वाले हैं और सब अपने अपने पार्टनर को भी लाएंगे। उनके बाद सबसे बड़ा बेटा पॉल, दूसरा बेटा ड्रेक और उनके पार्टनर आते हैं। बड़े बेटे की गर्लफ्रेंड का नाम आइलीन है। वो पहली बार परिवार से मिल रही है, इसलिए थोड़ी नर्वस है। पॉल की माँ को वो कुछ खास पसंद नहीं आती। पहले तो वो कहती है कि किसी मदद की जरूरत नहीं है, फिर कुछ सोचकर उसे पड़ोसियों से दूध मांगने भेज देती है। 10 मिनट बाद आइलीन पड़ोसी के घर पहुंचकर काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। उसे नहीं पता कि कल रात ही किसी ने पड़ोसी के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी है। रात को तीसरी बेटी और चौथा बेटा भी अपने अपने पार्टनर के साथ पहुंच जाते हैं। इस तरह 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ डिनर करने लगता है। डाइनिंग टेबल पर ड्रेक तीसरी बेटी के बॉयफ्रेंड से पूछता है कि वो क्या काम करता है। उसका काम थोड़ा अलग होता है, इसलिए ड्रेक को उसकी हैसियत समझ नहीं आती। ड्रेक और कुरेत्ता है तो पता चलता है कि उसकी फिल्में सिर्फ छोटे मोटे अंडरग्राउंड फिल्म फेस्टिवल में ही दिखाई गई है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि लड़का कुछ खास कामयाब नहीं है, इसलिए वो फिल्म इंडस्ट्री पर ज्ञान झाड़ने लगता है और उसे तरह तरह की सलाह देने लगता है। तीसरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के बचाव में आती है और ड्रेक से कहती है कि जब कुछ पता नहीं तो चुप ही रहे। पास बैठा चौथा बेटा निक भी ड्रेक के इस घमंडी रवैये से काफी चिढ़ जाता है। तीसरी बेटी के बॉयफ्रेंड की बेइज्जती करने के बाद ड्रेक पॉल की तरफ देखता है और अपना निशाना उस पर साध लेता है। पॉल एक कॉलेज प्रोफेसर है, इसलिए ड्रेक आइलीन से पूछता है कि क्या वो पॉल की स्टूडेंट है। दोनों भाइयों के बीच जल्द ही तीखी बहस शुरू हो जाती है और डिनर टेबल पर हंगामा मच जाता है। तभी तीसरी बेटी के बॉयफ्रेंड को खिड़की के बाहर कुछ अजीब लगता है। वो उठकर खिड़की के पास जाता है ताकि देख सके कि मामला क्या है। तभी अचानक सभी लोग एकदम सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि तीसरी बेटी के बॉयफ्रेंड के सिर के आर पार एक तीर घुसा हुआ है। पल भर में ही सबको खतरे का एहसास होता है और सब नीचे छिप जाते हैं। सिर्फ माँ ही सदमे में खड़ी रहती है। ड्रेक तुरंत उन्हें बचाने दौड़ता है, लेकिन उसकी पीठ पर भी एक तीर लग जाता है। जब सभी लोग छिप जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है। लगता है हमलावरों ने नेटवर्क जैमर लगा रखा है। यहाँ खतरा देखकर आइलीन कुर्सी को ढाल बनाकर दूसरी जगह जाने का सुझाव देती है। वे सब आगे वाले हॉल में आते हैं, जहाँ उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। अब उन्हें ड्रेक की पीठ के तीर का इलाज करना है। आइलीन सख्ती से कहती है कि तीर को ना काटना है और ना ही निकालना है। मदद मिलने तक इसे ऐसे ही रहने दो। तो फिर मदद मिलेगी कैसे? पॉल सुझाव देता है कि किसी एक को दौड़कर गाड़ी तक जाना चाहिए और मदद लानी चाहिए, लेकिन इतना खतरनाक काम करेगा कौन? इसलिए सब आपस में बहस करने लगते हैं कि बाहर कौन जाएगा। इस बीच आइलीन बार बार सबको बाहर ना जाने की सलाह देती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी तीसरी बेटी खुद कहती है कि वो बहुत तेज दौड़ती है। आइलीन उसे रोकना चाहती है, लेकिन पॉल उसे रोक लेता है। इस तरह तीसरी बेटी दरवाजे की तरफ भागने लगती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दरवाजे पर स्टील के तार का जाल बिछा है। तीसरी बेटी का गला कट जाता है और वो वही मर जाती है। सभी लोग गहरे सदमे और खौफ में डूब जाते हैं। सिर्फ आइलीन ही शांत रहती है और समझदारी से काम लेती है। वो कहती है कि हमें फौरन सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर देने चाहिए। पॉल बहुत हैरान रह जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड मुश्किल वक्त में इतनी समझदारी दिखाएगी। आइलीन सबसे कहती है कि अब कोई भी बाहर जाने की गलती ना करे। हमें विला में ही रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए। अच्छा होगा अगर हम खिड़की के बाहर मदद मांगने वाला कोई साइन लगा दे। इसके बाद बुरी तरह डरी हुई माँ आराम करने के लिए ऊपर बेडरूम में चली जाती है और आइलीन एक एक करके सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। बाकी लोग नीचे लिविंग रूम में मदद का बोर्ड बनाते हैं और फर्नीचर खिसकाकर दरवाजों को ब्लॉक करते हैं। जब माँ बिस्तर पर लेटकर रो रही होती है तो कोई चुपचाप उनके बिस्तर के नीचे से बाहर निकलता है। रोना मत। नीचे लिविंग रूम में मौजूद लोग माँ की चीख सुनकर तुरंत ऊपर की तरफ भागते हैं। उसी समय आइलीन नीचे किचन की खिड़की बंद कर रही होती है। तभी अचानक एक काला हाथ शीशा तोड़कर उसके बाल पकड़ लेता है। शुक्र है कि उसने पहले ही हाथ में एक चाकू लिया हुआ था, जिससे वो एक ही वार में हमलावर के हाथ पर वार कर देती है। हमलावर दर्द से चीखता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बाकी लोग माँ के बेडरूम में पहुंचते हैं और ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि किसी ने माँ को बेरमी से मार दिया है। दीवार पर खून से लिखा होता है अगला नंबर तुम्हारा है। इसके बाद बच्चे अपने टूट चुके पिता को वापस नीचे लेकर आते हैं। गहरे दुख के साथ साथ वो काफी उलझन में भी है। इस समय माँ के बेडरूम में सिर्फ ड्रेक की पत्नी मिया रह जाती है। वो कोई सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि खिड़की खुली हुई है। ऐसा लगता है कि हमलावर खिड़की से ही अंदर आया था। तभी एक बहुत ही खौफनाक ख्याल उसके दिमाग में आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमलावर अभी भी कमरे में ही छिपा हो। वो धीरे धीरे बिस्तर के पास जाती है और नीचे झुककर अंदर देखने की कोशिश करती है। बुरी तरह डर जाने के कारण वो बदहवास होकर सीधे विला के बाहर भाग जाती है। ड्रेक उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है, लेकिन दरवाजे पर लगे तार से उसकी पीठ का तीर टकरा जाता है। दर्द तो वैसे भी बहुत हो रहा था, इसलिए वो झटके से तीर को बाहर खींच लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाकी लोग ड्रेक को खींचकर छिपा देते हैं। इस बीच निक की गर्लफ्रेंड लीजा कहती है कि उन्हें भी बाहर भागने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार मिया भी तो बाहर निकल ही गई है। पॉल थोड़ी देर सोचता है और अकेले बाहर जाकर गाड़ी लाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ मिया पड़ोसी के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसका सामना एक नकाबपोश आदमी से होता है। वो उसे जमीन पर गिरा देता है और गोल्फ खेलने के अंदाज में एक बड़े हथौड़े से उसका सिर फोड़ देता है। कुछ ही देर बाद पॉल वापस आता है और बताता है कि कोई भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो मदद लाने के लिए और दूर तक भागकर जाने का फैसला करता है। आइलीन से अलविदा कहने के बाद पॉल विला से निकल जाता है। अब लोग थोड़े कम बचे हैं, तो हम चौथे बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बता सकते हैं। चौथे बेटे का नाम निक है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लीजा है। इसके बाद आइलीन विला में कमान संभाल लेती है। वो किचन में जाकर बहुत सारे चाकू और कांटे इकट्ठे कर लेती है। तभी
खिड़की का शीशा टूटता है और नकाबपोश आदमी घर में घुस आता है। आइलीन नकाबपोश आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है और फिर हथौड़े से वार कर करके उसे जान से मार डालती है। आइलीन हमलावर का नकाब हटाती है और पूछती है कि क्या कोई इसे पहचानता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और पिता का भी कुछ अतापता नहीं है। निक कहता है कि वो और लीजा पिता को ढूंढने जाएंगे। वो आइलीन को बेसमेंट में जाकर मेन स्विच चेक करने को कहता है। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ जाती है। निक और लीजा को भी ऊपर वाले फ्लोर पर पिता मिल जाते हैं। पिता कहते हैं कि उन्हें शक है कि हमलावर अभी भी घर में ही छिपे हैं और गए नहीं है। वो उन्हें ढूंढकर अपनी पत्नी और बच्ची का बदला लेना चाहते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं कि हैरानी की बात यह थी कि निक ने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप अपने पिता को अपने सामने गिरते हुए देखता रहा। असल में निक ही इस सब के पीछे था। तीनों नकाबपोशों को उसी ने पैसे देकर हायर किया था ताकि वो सारी जायदाद हड़प सके। दूसरी तरफ एक और नकाबपोश घर में घुसा। उसने एरिन के हाथों मारे गए अपने साथी को देखा और भड़क गया क्योंकि वो उसका सगा भाई था। इस बीच एरिन एक दरवाजे के पीछे छुपकर उसे देख रही थी। नकाबपोश लोगों को ढूंढने लगा और जल्दी ही उसे एक बंद दरवाजा मिला। उसने कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे पर जोर से वार किया। जैसे ही दरवाजा टूटने वाला था, ड्रेक को होश आ गया और उसका सामना नकाबपोश से हुआ। नकाबपोश तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एरिन ने आकर नकाबपोश की पीठ में पेचकस घूम दिया। अब मामला 1 के मुकाबले 2 का था, तो नकाबपोश वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद निक और लिसा नीचे आए और झूठ बोला कि पिताजी सो गए हैं। एरिन ने ज्यादा नहीं सोचा, वो उन्हें बेसमेंट में ले गई और कहा कि वे वहां से कोई भी हथियार चुन ले। फिर वो लकड़ी और कीले लेकर लिसा के साथ ग्राउंड फ्लोर पर गई ताकि वो कीलों वाला जाल बिछा सके। ये सब करते हुए लिसा ने एरिन से पूछा तो एरिन ने बताया कि उसके पिता एक सर्वाइवलिस्ट थे जिन्होंने बचपन से ही उसे सर्वाइवल और लड़ाई की ट्रेनिंग दी थी, पर यह पहली बार था जब वो इसका इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ तक कि पॉल को भी ये नहीं पता था। ये सुनकर लिसा सोच में पड़ गई और एरिन पर छुपकर हमला करने की योजना बनाने लगी। बेसमेंट में दोनों भाई हथियार ढूंढ रहे थे। तभी निक ने ड्रेक को बताया कि छोटी बहन मारी जा चुकी है। ड्रेक पूरी तरह टूट गया और निक को चुप रहने को कहा। उसे क्या पता था कि उसका अपना भाई ही उसे यही चाकू मारकर खत्म कर देगा। देखिए, इसके शरीर पर इतने सारे पेचकस घूम पे गए हैं, इससे अच्छा तो शुरू में ही तीर से मर जाना था। अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। जाल बिछाने के बाद एरिन ऊपर गई, जहां उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड के पिता की मौत हो चुकी है। वो बहुत दुखी थी और समझ नहीं पा रही थी कि पॉल को क्या बताएगी। तभी जब वो सोच में डूबी थी, एक नकाबपोश उसकी तरफ आ रहा था। खिड़की से कूदने के बाद एरिन जंगल में छुप गई। उसके पैर में कांच का एक टुकड़ा चुभ गया था, जिसे उसने दर्द सहते हुए निकाल दिया। तभी नकाबपोश ने उसे ढूंढ लिया। वो तुरंत भागकर वापस घर आई और पर्दे के पीछे छुप गई। नकाबपोश भी पीछे पीछे आ गया और जैसे ही वो खिड़की से अंदर आने लगा, उसका पैर कीलों वाले जाल पर पड़ गया। उसकी चीख सुनकर निक और बाकी लोग वहां आ गए। कातिल को इतना बेकार देखकर निक को गुस्सा आ गया और वो बिना सोचे समझे उस पर चिल्लाने लगा। एरिन ने ये सब साफ साफ सुन लिया था। तभी उसका फोन बजा। दरअसल उसने शुरू में ही पुलिस को मैसेज करने की कोशिश की थी और अब जाकर मैसेज डिलीवर हुआ था। उसे मैसेज का रिप्लाई मिला। उसे पता था कि उसकी लोकेशन पता चल गई है, तो वो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही नकाबपोश पास आया, उसने उसके गले पर जोरदार वार किया और वहां से भाग निकली। वो घर से बाहर निकली, पीछे से घूमकर खिड़की के रास्ते वापस अंदर आ गई। ये तरकीब काम कर गई। 3 लोग उसे बाहर ढूंढने चले गए, लेकिन एक नकाबपोश बाहर नहीं गया, वही जिसके पैर में कील चुभी थी। उसने दरवाजे के बाहर देखा, फिर एक बड़ी सी खिड़की देखकर उसे शक हुआ कि एरिन शायद यहीं से अंदर गई है। अब सिर्फ एक ही नकाबपोश बचा था। घर को खाली पाकर एरिन ने मेन दरवाजे के पीछे एक और जाल बिछाया। उधर बाहर गए तीनों लोगों को कोई नहीं मिला, तो उन्होंने अलग अलग ढूंढने का फैसला किया। निक और लिसा बाहर ढूंढते रहे, जबकि नकाबपोश वापस घर में आ गया, लेकिन वो मेन दरवाजे से नहीं आया। एरिन बेसमेंट में गई, जहां बिल्कुल अंधेरा था। उसने वहां एक कैमरा सेट किया, उसे बर्स्ट मोड पर ऑन किया और साइड में छुप गई। नकाबपोश आवाज सुनकर बेसमेंट में आया। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ने लगा। इस तरह एरिन ने आखिरी नकाबपोश को भी मार गिराया। उसी वक्त निक और लिसा वापस आंगन में आ गए। एरिन जैसे ही ऊपर आई, उन दोनों ने उसे देख लिया। हालांकि निशाना चूक गया, लेकिन निक को लगा कि अब खेल खत्म होने वाला है, इसलिए उसने सिग्नल जैमर बंद कर दिया और लिसा के साथ अंदर जाकर एरिन को घेरने लगा। एरिन ने लिसा पर घात लगाकर हमला किया। पहले उसका हथियार गिराया, फिर पीछे से उसके बाल पकड़ लिए। अगले ही पल निक वहां आ गया तो एरिन ने पास रखा गर्म तेल उस पर फेंक दिया, पर वो तेल अब तक ठंडा हो चुका था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जब एरिन और लिसा आपस में उलझी हुई थी, निक ने एरिन के कंधे में चाकू घूम दिया। एरिन हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ब्लेंडर उठाया और निक के सिर पर दे मारा। ब्लेंडर का जार टूट गया और उसके ब्लेड बाहर आ गए। लिसा डर के मारे कांपने लगी। उस वक्त एरिन किसी कातिल से कम नहीं लग रही थी। एरिन लिसा को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने अपने कंधे से चाकू निकाला और उसे सीधा लिसा के सिर में उतार दिया। तभी निक का फोन बजने लगा। पॉल का कॉल था। एरिन ने फोन उठाया तो उसके होश उड़ गए। पॉल ने फोन उठाते ही पूछा कि काम हुआ या नहीं। मतलब पॉल और निक एक साथ मिले हुए थे। अब फाइनली दोनों आमने सामने थे। जब राज खुल गया तो पॉल ने एरिन से माफी मांगी और गिड़गिड़ाकर कहा कि वो पुलिस को न बताए। उसने कहा कि जायदाद मिलने के बाद वो उसे भी हिस्सा देगा। उसने कहा कि हम पेरिस में छुट्टियां मना सकते हैं या शायद डेट पर जा सकते हैं। एरिन को चुप देखकर पॉल को लगा कि बात बन सकती है, इसलिए वो बोलते हुए एरिन की तरफ बढ़ने लगा। तभी पुलिस वहां पहुंच गई और एरिन को कातिल समझकर गोली चला दी, जो उसके कंधे पर जा लगी। पुलिस ने बैकअप के लिए टीम बुलाई और मेन दरवाजे से घर में घुसने की तैयारी करने लगी। तो एरिन का क्या होगा? मुझे लगता है कि अगर वो चुपचाप वही रहे और पुलिस उसे कातिल समझकर गोली न मार दे, तो आखिर में वो सब सच समझा पाएगी। ये डार्क सिटी मूवीज है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।